हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू ओपन सिस्टम की एनालिसिस कैसे करते हैं या यूं कहें कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं बहुत दिनों के बाद स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के बारे में कुछ कुछ देख रहा था और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही तरीक़ों से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं किसी के तरीके को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट एक प्रॉपर वे में जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, उस तरीके से ओपन सिस्टम के एनालिसिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं कि ओपन सिस्टम की बात क्या होती है, कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है और फिर उसमें कैसे हम बैलेंसेस करते हैं, एनर्जी मास के बैलेंस को कैसे किया जाता है और उसके थ्रू होते हुए हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ओपन सिस्टम में एनर्जी और वर्क का इंट्रैक्शन होता है। वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। चलिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओपन सिस्टम के बारे में बता दिया था, ओपन सिस्टम के बारे में समझाया हुआ है पहले ही, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए। अच्छा, ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम ऐसा है कि एक तरफ से यहाँ से मास का इनलेट हो रहा है और एक तरफ से मास का आउटलेट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, सम काइंड ऑफ फ्लूइड इज एंटरिंग हियर and that fluid is leaving here. Some amount of fluid is entering here, some amount of fluid is। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी और मास दोनों ही हमारी बाउंड्री जो है, बाउंड्री मान लीजिए मैं इसको बना लेता हूँ, तो इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, जहां एनर्जी और मास जो है वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करे, एनर्जी और मास सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करे, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाता है। अब इस ओपन सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। वो स्पेस आप जिस डिवाइस को कंसीडर कर रहे हो, लाइक नोजल, लाइक टरबाइन, लाइक कंप्रेसर, व्हाटएवर यू आर कंसीडरिंग, तो उस अपनी सुविधा के अनुसार आप कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है वो आप अंदर बाहर कहीं भी कंसीडर कर लेते हो। मोस्ट प्रोबेबली जो कंसीडर किया जाता है वो आपका एट द सॉलिड बाउंड्रीज कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कोई टू मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहीं लेना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कंसीडर कर सकते हो। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ओपन सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। कंट्रोल वॉल्यूम, ध्यान रखना, एक बहुत ही प्रिसाइजली वाइजली चूजन स्पेस होता है इन एनी ओपन सिस्टम, जिसके थ्रू हम उस सिस्टम के एनालिसिस कर पाए, और कुछ नहीं है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का इंट्रैक्शन क्या क्या हो रहा है और मास का इंट्रैक्शन क्या क्या हो रहा है। तो एनर्जी और मास के इंट्रैक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या होता है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो,
दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें, तो क्या कहता है कि जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में कितना मास इन हुआ, कितना मास वहाँ पे आउट हुआ। अगर मैं इसको मास फ्लो रेट में ले रहा हूँ तो मास फ्लो रेट ऑफ इन मतलब पर यूनिट टाइम में कितना मास इन कर रहा है, पर यूनिट में टाइम में कितना मास आउट हो रहा है, और इस सिस्टम का मास पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। ये आपका टोटल का टोटल ये होता है। दैट इज, अगर इन तीनों को समीशन किया जाए तो हमेशा आपको जीरो मिलेगा विद साइन कन्वेंशन। अगर आप मास इन को आप आउट ले रहे हो, मास इन को आप प्लस ले रहे हो, मास आउट को माइनस ले रहे हो, तो आप अगर इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट द रेट ऑफ चेंज, अगर इसको भी प्लस कर दोगे तो यू विल गेट जीरो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मास फ्लो रेट ऑफ इन माइनस मास फ्लो रेट ऑफ आउट इज इक्वल टू वट एवर मास इज बीइंग स्टोर्ड इन द सिस्टम। ये चीज होगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और मास इंटरेक्शन के बारे में समझते हैं। देखो एग्जैक्टली मास क्या होता है। अगर आप किसी भी सिस्टम को ले लो, सपोज दैट मैं एक स्फेरिकल सरफेस ले लेता हूँ या कोई एट रैंडम एक सरफेस ले लेता हूँ। इस सरफेस से अगर कोई मास जो है वो यहाँ पे फ्लो करता है v वेलोसिटी से, इस फ्लूइड की डेंसिटी अगर रो है और यहाँ पे लेने वाला जो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, बहुत छोटा एरिया ये है dA। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमको ये बताएगी कि कितना मास इस एरिया से फ्लो हो रहा है, फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रो इंटू डी ए इंटू वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज the angle between the normal to the area of cross section through which the fluid is passing and the flow direction ये होता है। इसको थोड़ा सा और हम एनालाइज करें तो आई कैन राइट रो ए डॉट वी, rho dA dot v, where dA is the area vector and v is the velocity vector, that will be equal to delta m। अच्छा, ये डेल्टा मैंने क्यों बनाया ये भी जानना जरूरी है। जो मास फ्लो रेट है और आपका हीट एनर्जी फ्लो और वर्क, ये तीनों के तीनों इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी कि पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको आपको इस डेल्टा से, पार्शियल डेल्टा से डिनोट करना होता है। यू हैव नॉट टू डिनोट बाय द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब ये वेलोसिटी है, लेकिन जब हम किसी क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, सपोज दैट अगर मैं पाइप फ्लो ले लेता हूँ तो पाइप फ्लो में होगा क्या कि बाउंड्री लेयर थ्योरी के अनुसार ये जो बाउंड्रीज पे फ्लूइड होगी वो तो जीरो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी स्टिक होने के कारण, और फिर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी स्ट्रीम सेंटर पे मैक्सिमम, और फिर ये आपकी ऐसे। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपने ऐसे ले लिया, अब यहाँ तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो कौन सा वेलोसिटी कंसीडर किया जाएगा। तो हमेशा याद रखिए हम जो वेलोसिटी कंसीडर करते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी।
हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। यानी हम जो वेलोसिटी लेते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो अगर हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, किसी एरिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं, किसी फाइनाइट एरिया के ऊपर, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी फाइनाइट एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी पूरे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आई कि अगर मास फ्लो रेट हमें निकालना है, मास फ्लो रेट निकालना है, अगर सिंपल सा, तो डेंसिटी, एरिया का नॉर्मल एरिया ऐसा सेलेक्ट करना है हमको जिसका नॉर्मल फ्लो की डायरेक्शन में हो, और इनटू वॉल्यूम। ये आपका वेलोसिटी, इट विल बी द मास फ्लो रेट। यह आपका मास फ्लो रेट होगा। ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज इन द फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर उसको डेंसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मास फ्लो रेट मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी हम यूज करने वाले हैं इसमें फ्लो, वॉल्यूम, सब पैरामीटर्स यूज करने वाले हैं। तो अब कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि जो टर्मिनोलॉजीज होंगी उसमें आप v से वेलोसिटी भी यूज करते हो, v से वॉल्यूम यूज करते हो। तो इस कंफ्यूजन को यहाँ ही ख़त्म कर देना मैं चाहता हूँ। और इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये जो v है, मतलब जिसको नॉर्मली आप वेलोसिटी बोलते हो, इसको हम c से डिनोट कर देते हैं, c से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने c से डिनोट कर दिया। ध्यान समझ लीजिए, ये जो है वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही रखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट उसमें हम कर लेते हैं। अब आते हैं, मैंने कहा कि मास इन और मास आउट इज इक्वल टू डेल्टा एम चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम हुआ। थोड़ा सा और इसको डेप्थ में समझते हैं। अगर मान लो ये हमारा कोई सिस्टम है, फिर से उसी सिस्टम को कंसीडर करते हैं, उसी सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं। ये ले दिया हमने, यहाँ हमारा इन हो गया, यहाँ आउटलेट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्टेडी फ्लो हो रही है। अब थोड़ा सा स्टेडी फ्लो के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये भी बहुत, पूरी दुनिया इसके बारे में कंफ्यूज रहती है, क्योंकि स्टेडी फ्लो क्या है थोड़ा सा उसको क्लियर कर लो, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है। क्या होता है स्टेडी फ्लो? इसके आगे हम इसके एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे, बट व्हाट इज स्टेडी फ्लो? स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि अगर आप इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर या कहीं जहां फ्लो ये हो रहा है, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो या दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। इस पॉइंट का नाम दे दो A और इस पॉइंट का नाम दे दो B। तो इस पॉइंट से पास होने वाला हर फ्लूइड पार्टिकल सेम प्रॉपर्टी रखेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ से पास होने वाले फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी प्रॉपर्टी जो होंगी वो चेंज नहीं करेंगी। यहाँ से पास होने वाले हर एक पार्टिकल की, बी से पास होने वाली अगर पॉइंट कोई फ्लूइड पार्टिकल 1, 2, 3 आते गया तो जो प्रॉपर्टी रहेंगी सबकी सेम रहेंगी। विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, ए और बी के जो मतलब प्रॉपर्टीज होंगी वो बदलेंगी, उसमें चेंजेस रहेंगे। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए पे आने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी, सभी पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेगी। अच्छा जी, तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि ये सेम रहेंगी प्रॉपर्टीज। तो इस केस में अगर हर एक पॉइंट के साथ यही कहानी हो गई इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, हमने इसको स्टेडी फ्लो बोल दिया, यानी
जो dm/dt जो वैल्यू थी, जो सिस्टम का मास चेंज हो रहा था, दैट विल बी कम जीरो। यानी जो मास इन होगा वही मास यहाँ पे आउट होगा इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। जो मास यहाँ पे इनलेट होगा वही मास यहाँ पे आउटलेट होगा। चलिए कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं, इसको एक डेटम लाइन ले लेते हैं सपोज दैट, और यहाँ से ये जो हमारे पास इसके सेंटर लाइन की जो दूरी है इसको z1 ले लेते हैं, हाइट फ्रॉम डेटम सरफेस। इसकी हाइट हम z2 ले लेते हैं। यहाँ इस एंट्रेंट वेलोसिटी c1 ले लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो v1 ले लेते हैं। यहाँ पे लिविंग वेलोसिटी c2 ले लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम v2 ले लेते हैं। एरिया यहाँ का a1 ले लेते हैं, यहाँ का a2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम सारी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर भी हम ले लेते हैं P1, यहाँ पे हम प्रेशर P2 ले लेते हैं। ओके, तो और एक हम यहाँ पे शाफ्ट लगा देते हैं जो यहाँ पे कुछ इनसाइड में वर्क करेगा। तो कहानी ये है कि यहाँ पे कुछ मास एंटर कर रहा है कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, और यहाँ मास वही मास लीव कर रहा है सब अदर प्रॉपर्टीज के साथ। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको वर्क और एनर्जी का इंट्रैक्शन देखना है। अब वर्क और एनर्जी का इंट्रैक्शन देखना है तो इसके पास क्या क्या एनर्जी होगी? इस सिस्टम का ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है इसके पास क्या क्या एनर्जी होगी? एक तो इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इस एनर्जी में यहाँ पे क्या होगा? अगर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के बात की जाए तो क्या क्या होगा? एक तो इंटरनल एनर्जी होगी, दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही होगी ना? स्पेसिफिक एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, अभी पर यूनिट मास की एनर्जी के अबाउट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या होगा? और इसमें आपकी हीट होगी, और क्या होगा? वर्क होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी हो जाता है, दैट इज वर्क। यहाँ पे वर्क कितना हो रहा होगा? देखो, जब कोई, मैंने पहले भी बता रखा है, फ्लो वर्क जब इस सिस्टम में अगर फ्लो हो रहा है, इस सिस्टम में अगर फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ पे फ्लो वर्क होगा और यहाँ पे फ्लो वर्क होगा। फ्लो वर्क कितना होता है? एज्यूम करो एक हमारे पास पिस्टन है जो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। ये हमारे पास L लेंथ या डेल्टा X लेंथ मूव कर गया और इस पिस्टन की एरिया A है। प्रेशर यहाँ पे लगा हुआ है P। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में ये एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है? दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो एक्चुअल में जो फ्लो वर्क है, जब यहाँ पे मास एंटर कर रहा है तब होगा, जब यहाँ मास लीव कर रहा है तब होगा, और एक वर्क जो हम इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर इस शाफ्ट के द्वारा कर रहे हैं वो वर्क होगा। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे होता है। अगर हम वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर मान लो कंट्रोल वॉल्यूम किसी उस पर वर्क कर रहा है तो हम उसको प्लस ले लेंगे, अगर हम उस पर वर्क कर रहे हैं तो माइनस ले लेंगे। तो अभी हम अपनी कन्वेंशन के लिए प्लस ले लेते हैं, मान लेते हैं कंट्रोल वॉल्यूम वर्क कर रहा है। तो
अगर देखा जाए तो जब सिस्टम पे वर्क होता है तो हम निगेटिव लेते हैं, जब सिस्टम वर्क करता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर टोटल वर्क, नेटवर्क की बात की जाए, नेटवर्क की बात की जाए तो ये दैट विल बी इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। याद रखिएगा ये V1 और V2 ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने लिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास मैंने लिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना। P1V1 इंटू P2V2, सॉरी P2V2 माइनस P1V1 प्लस WCV, ये नेटवर्क के इंटरेक्शन होगी, इसमें अपने को कोई डाउट नहीं रखना है। अगर ये नेटवर्क के इंटरेक्शन है और एनर्जी है तो अब हमको क्या करना है, हमको एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, यानी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी तो एनर्जी को कंजर्व करा देते हैं, एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख देते हैं एंड लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट मी इरेज दिस ओवर लाइन्स। आई थिंक आप लोगों को मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे उसी चीज़ को यूज करेंगे। मेट क्यों नहीं रहा है? ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एनर्जी को। तो कौन कौन सी एनर्जी है, पर यूनिट मास की बात मैं कर रहा हूँ, यानी मास को हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ये हमारे पास हो गया एनर्जी एट इनलेट, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट पर यूनिट मास, मास हैज बीन मल्टीप्लाइड, प्लस potential energy at inlet plus any heat interaction that is being supplied to the system, okay, is equal to mass into internal energy at outlet plus kinetic energy per unit mass at outlet plus potential energy per unit mass at inlet at outlet plus work done. That is work done is equal to that we have written P2V2 minus P1V1 plus work done by the control volume. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो। जब आप रीअरेंज करोगे तो व्हाट यू विल गेट, अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सा, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो अगर हमको टोटल वर्क चाहिए तो यहाँ भी मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ वॉल्यूम पर यूनिट मास है और हमने एम डॉट का एंट्रेंस और लीविंग करवा दिया तो एम डॉट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, एम डॉट U1 प्लस P1V1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू
m u2 प्लस p2 v2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि U1 प्लस P1 V1 U प्लस PV इज नथिंग बट एंथैल्पी। मैंने ये भी कहा था कि जो काम इंटरनल एनर्जी क्लोज सिस्टम के लिए करती है वही काम एंथैल्पी जो है आपका ओपन सिस्टम के लिए करता है। तो ये U1 प्लस P1 V1 जो है वो H से एंथैल्पी से डिनोट हो जाएगा। एंड व्हाट यू विल गेट, डेफिनेटली you will get something like this. Let me erase the upper diagram. I think you have understood. तो अब अगर हम उसको रिप्लेस कर दें तो व्हाट वी विल गेट, m h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q इज इक्वल टू m h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस wcv। अगर आप पर यूनिट मास में सारी कहानी को ले लो तो आपके पास आ जाता है h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q बाई m इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 c2 स्क्वायर बाई 2 सॉरी c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस wcv बाई m। Now this is the स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करके नेक्स्ट लेक्चर में हम नोजल, उसके बाद टरबाइन, कंप्रेसर, इन सब की एनालिसिस करेंगे कि इसमें वर्क डन और हीट इंटरेक्शंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग दिस। देखो ये बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे नोजल हो, चाहे डिफ्यूजर हो, चाहे टरबाइन हो, जो मेजर मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ओपन सिस्टम होते हैं। और ओपन सिस्टम की एनालिसिस थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू, थर्मोडायनेमिक पर्सपेक्टिव से हम इसी इक्वेशन का यूज करके करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो, where it can be utilized,
एंड हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो अभी तक हमने एक स्टेप समझा है कि क्या होता है स्टेडी फ्लो और उसकी इंट्रैक्शंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।